शारिक और ओनिबा की कहानी में गम है तो खुशी भी है, धोखा है तो भरोसा भी है। हुआ ये कि साल 2019 में इनकी बुआ ने, जिनका नाम तबस्सुम है, ज़बरदस्ती इन्हें हनीमून के लिए कतर भेज दिया। लेकिन जैसे ही दोनों कतर एयरपोर्ट पर उतरे, इनके पैरों तले ज़मीन खसक गई, क्योंकि इनकी बैग में से हशीश निकली। दोनों को जेल हो गई। हालांकि पिता मोहम्मद शरीफ को भरोसा था कि दोनों बेगुनाह हैं। उन्होंने कतर जाकर पहले बेगुनाही के सबूत जमा किए, फिर भारत सरकार से मिले, अपील की, और फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सभी सबूतों को जमा करने के बाद वहाँ की प्रशासन को अपील की और फिर दोनों को जेल से छुड़ाकर बाहर निकाला। जो एजेंसी अमूमन आरोपियों को जेल में भेजती है, उसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जेल से छुड़ाया है। और आज शारिक और ओनिबा दोनों हमारे साथ हैं, हिंदुस्तान में हैं, मुंबई में हैं और अपने घर में हैं। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। जो हुआ है बिल्कुल ऐसा था कि शायद ही संभव हो पाता, लेकिन हो गया। और सबसे बड़ा सवाल कि धोखा आपको अपने ने ही दिया, अपनी ही बुआ ने। कैसे हुआ और कैसे आप लोग उसमें फंस गए? सर, ये जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो ये हमारी जो बुआ है वो हमारे पीछे ही थी कि मैं तुमको हमारी तरफ से एक हनीमून भेजूंगी। वो हमारे पीछे ही थी, कंटिन्यूसली हमको फ़ोन करती थी, वो मैसेज करती थी कि तुम मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ हमारी तरफ से जाके आओ। उन्होंने हमें कहा था कि पूरा टिकट, सारा वीज़ा, सब कुछ मैं अरेंज करूँगी। वो बस कॉन्स्टेंटली हमारे पीछे ही थी सर कि आपको जाना है, हमारी तरफ से जाना है। फिर एक दिन सडनली मीन्स लाइक जुलाई में उन्होंने हमें मैसेज किया रात को कि आपको कल बेंगलोर जाना है, फिर परसों कतर जाना है। सर, मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने काफ़ी हमें फोर्स किया। मैंने उनको बताया कि हमारा वाइफ प्रेग्नेंट है। उन्होंने कुछ सुना नहीं हमारा सर। उन्होंने बोला आपको जाना है, मैंने आपके लिए इतना सब अरेंज किया है, मैं आपका बुआ है, आप मेरे पे ट्रस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ लेविश है। तो उन्होंने फिर हमें सर कतर भेजा। उन्होंने ये बैग हमें दिया था, उन्होंने बैग दिया, फिर हमें बोला कि ये आपका टिकट है, ये आपका वीज़ा है। ये वो बैग है? ये वो बैग है सर जो उन्होंने हमें दिया था। फिर हम जैसे ही कतर पहुंचते हैं तो कतर की जो कस्टम्स डिपार्टमेंट है सर, वो हमें बुलाते हैं, हमें एस्कॉर्ट करते हैं एयरपोर्ट से। फिर वहाँ पे लेके जाके वो बोलते हैं आपका जो बैग है, हमें बैग देखना है वो। तो हमारे पास ये बैग था सर, इसमें हमारे कपड़े थे। फिर हम जब ये बैग ओपन करते हैं तो वो हमसे पूछते हैं बैग में क्या क्या है। हमने बोला कि हमारा कपड़ा है, थोड़ा बहुत शूज़ है, बस। फिर उन्होंने बैग ओपन किया, हमारा सारा सामान खाली किया और बैग को मशीन में डाला। फिर उनको जैसे उन्होंने उनका जो स्कैनिंग मशीन है एयरपोर्ट पे, उसमें डाला तो उन्होंने बोला बैग में कुछ प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने उनका कटिंग मशीन लाया, बैग को पूरा साइड से कट किया। आप देख सकते हैं सर, ये पूरा बैग ऐसा उन्होंने पूरा कटिंग किया। पूरा ये साइड में हशीश था, इसमें पूरा 4 किलो। अच्छा, ये पूरा? यस सर। और ये सब आपकी बुआ ने किया? ये सर हमारी बुआ, ये बैग उन्होंने हमें दिया था अच्छा। सर। तो आपने विरोध नहीं किया था तभी कि बैग हमारे पास अपनी बैग है? सर, हमारे पास अपनी बैग थी, पर उन्होंने बोला नहीं, मैं बेटा मेरे बैग दूंगी, हमारा बैग लेके जाओ। बस ये बैग उन्होंने बोला कि मेरे यहाँ पे फ्रेंड होटल में आएगा, उसको देना है, ये बैग उसका है। इसमें क्या था ये नहीं बताया? उसमें होता था सर, उन्होंने पता था कि मानिकचंद वो देंगे। अच्छा। मतलब मानिकचंद और शिमला जैसा आता है जो नॉर्मल यहाँ पे मिलता है, बस वही देंगे और उसमें कुछ रहेगा नहीं। मैंने उनसे पूछा भी है, मेरा रिकॉर्डिंग्स भी है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसा लेके जाने में, क्योंकि मैंने सुना था सर कि गोल्ड लेके जाते हैं। मैंने पेपर में आर्टिकल्स में पढ़ा था, मैंने न्यूज़ में भी देखता है कि मतलब गोल्ड ऐसा लेके आते जाते, पर कभी ऐसा सोचा नहीं था। मैंने उनसे पूछ भी रहा है बार बार कि मैं उसको फुप्पी बोलते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरा वाइफ प्रेग्नेंट है, मेरा फिर जॉब है आगे। बोले नहीं, कुछ भी नहीं है, बस मेरे पे ट्रस्ट करो, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस मानीचंद रहता है जो अपने आप भी चलता है। तो बस हमने सर थोड़ा सा ट्रस्ट किया और हम आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम में थे। तो आप दोनों को फिर जेल हो गई वहाँ से? फिर तो जैसे हमको पकड़ा, उन्होंने ये सामान अपनी कस्टडी में लिया, फिर हमें सेपरेट कर दिया। मतलब हमारा वाइफ को लेडीज़ जेल में लेके गया, वुमेंस सेल में, हमें जेंट्स सेल में लेके गया। फिर हमारे पे केस उन्होंने करा, फिर वो सब बढ़ते गया सर आगे। उस समय आपकी पत्नी मतलब ओनिबा प्रेग्नेंट थी? प्रेग्नेंट थी सर, वो प्रेग्नेंट थी, 28-29 डेज़ प्रेग्नेंट थी वो। ओनिबा, आपसे जानना चाहेंगे कि 2 साल का वक्त जेल में कटा, मतलब बहुत ही दुखदाई। अब आप छूट कर आई हैं जी, वहाँ गई हैं, सब कुछ। क्या कहें इस पूरे वाक़ये के साथ जो हुआ है? सर, मैं बस यही बोलूँगी, मैं बहुत डिफ़िकल्ट टाइम निकाली हूँ, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी थी, शादी को जस्ट थोड़ा ही टाइम हुआ था और मैंने मेरा सब कुछ मतलब अलोन, एक लड़की के लिए एक न्यू सब कुछ होना, प्रेगनेंसी करना, बच्चे को मैंने अपनी, मेरी बेटी 1 साल की अभी,
उसको अकेले संभालना बहुत डिफ़िकल्ट था सब कुछ। वो भी जेल में। हाँ, जेल में वही, वहाँ पे तो कोई अपना नहीं होता, वहाँ पे उनके रूल्स, उनके रेगुलेशंस, कुछ तकलीफ़ हो तो जब कुछ सीरियस मैटर होता है तभी वो लोग कहीं हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वरना जो भी कुछ है हमें खुद अपने आप सब कुछ हैंडल करना पड़ता था। बहुत ही वर्स्ट टाइम रहा है लाइफ़ का ये सर, ये कभी भूलने वाला एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत सारे डिफ़िकल्ट मेंटल टॉर्चर, लाइक फ़िज़िकल नहीं बट मेंटली बहुत सारी तकलीफ़ हम लोग ने उठाई है वहाँ पे। मेरे लिए स्पेशली डिफ़िकल्ट रहा, प्रेगनेंसी टाइम बहुत डिफ़िकल्ट रहा है मेरा। सर मैंने मेरे बच्चे से मीन्स लाइक आफ्टर 8 मंथ्स मैंने उससे मिला है। जब वो अच्छा। बॉर्न हुई हाँ। थी उसको देखने तक को अलाउड नहीं था। वैसे हम हस्बैंड वाइफ हैं मगर उन लोग ने वो भी हम लोग अलाउड नहीं allowed किया नहीं था कि देखने एक बार को बेबी बच्चे को देख सके। इन्होंने 8 मंथ्स की थी जब वो पहली बार मिले। हम लोग एक दूसरे से 1 साल बाद मिले थे वहाँ पे। लेकिन आपको पता चला था कि बच्ची हुई है? हाँ, मुझे पता चला था कि फैमिली से बच्ची हुई बताए मतलब थे। मैं फादर को कॉल किया था, फादर ने भी वो टाइम पे सब वहीं थे, फादर मदर। तो उन्होंने बोला कि कल मेरा वाइफ का डिलीवरी है, तो मैंने जेल में रिक्वेस्ट भी डाली थी कि मुझे मेरा वाइफ से मिलना है, कल उसका डिलीवरी है, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। फिर आफ्टर 8 मंथ्स के बाद उन्होंने मुझे मिलने को दिया। बच्ची का नाम आप लोगों ने आयत रखा है? यस सर, आया। वहीं जेल में ही रखा गया? हाँ। जेल में रखा था सर। जी, मैंने ही रखी थी उसका नाम। इतना बड़ी आफत और इतना सब कुछ पराए देश में, पराए लोगों के बीच में, इस तरह के अपराध में पकड़े गए। कहीं कोई उम्मीद थी कि सच्चाई की जीत होगी? सर कहीं तो ऐसा लगता था कि बस अभी हमें कोई उम्मीद नहीं है, Life कुछ खत्म भी है। नहीं है, बस हमें जो पहले हमारा सेंटेंस 10 ईयर्स का था, जी। तो उनका सर 3 कोर्ट्स उनका सिस्टम है, 3 कोर्ट्स का, एक ट्रायल कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो हमें ट्रायल कोर्ट ने जब पकड़ा आफ्टर 6 मंथ्स उन्होंने हमें अपना सेंटेंस दे दिया 10 ईयर्स। फिर उसके बाद हाई कोर्ट के लिए अपील किए थे। हाई कोर्ट में जब अपील किया तो सर वापस उसमें भी हमारा सेंटेंस वापस से 10 ईयर्स सेम था। बिकॉज कभी कभी कोई कोई केस में अगर मतलब आप कुछ सबमिट करते हैं या कुछ एविडेंस रहता है, इफ़ यू हैव लॉयर, तो वो कुछ कम करते हैं, मतलब 10 ईयर्स का 3 ईयर्स कर देते हैं, कभी 2 ईयर्स कर देते हैं, कभी 5 ईयर्स 7 ईयर्स। तो कुछ तो ऐसा होप था सर कि मतलब अभी हमने इतना तो कुछ दिया है। वो टाइम पे FIR कॉपी भी सबमिट हुई थी। तो जब उसका सेंटेंस आया, उसका जब सेंटेंस का डेट आया तो मैंने फादर से मतलब कॉल किया था उनको, तो उन्होंने बोला वो सेम ही है 10 ईयर्स। तो सर वो दिन पूरा ही होप खलास हो गया था कि अभी हमने इतना कर रहे हैं, फादर मदर इतना है, हम लॉयर है, वो भी पूरा सब अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा है। तो सर वहाँ पे एक ऐसा टाइम था कि जब पूरी होप ही पूरी खलास होप हो हम गई लोग थी। ने खो दिए थे। हम लोग फिर को से लग वहाँ गया था नहीं कि हम लोग यहाँ पे 10 ईयर्स से पहले अब निकल पाएंगे कभी। बट फिर जब हमारी फैमिली ने NCB को कांटेक्ट की, तब हमारी एक होप लाइक हुई कि हाँ ठीक है, शायद अब हम लोग यहाँ से निकलने के लिए हमें एक होप लगी। NCB गवर्नमेंट ने इतनी हेल्प आउट की, वहाँ कतर के एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी में धीरज सर, सब लोग ने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद हम लोग को एक होप हुई कि हाँ फाइनली अब हम यहाँ से निकलेंगे। फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट की डेट आई, उसमें हमारे एविडेंस सबमिट किए और फाइनली फिर हमें जस्टिस मिला। मतलब भारत सरकार से मदद मिली है बहुत भारत सरकार जिसमें? बहुत बहुत मदद जितना मिली हम सर। लोग थैंक्स करेंगे हमारी फैमिली और हमारी गवर्नमेंट, हमारी NCB और कतर में इंडियन एम्बेसी, सब लोग ने सर बहुत एफर्ट्स किया हमारे को यहाँ लाना। बिकॉज एक चीज़ ही बोलूँगी कि दूसरे देश से अपने देश में वापस आना एक ड्रग केस में सर इट इज़ इम्पॉसिबल। Impossible है सर अगर वहाँ आज से हमारी आना। गवर्नमेंट हमें हेल्प आउट नहीं करती, हम कभी यहाँ पे वापस नहीं आते। क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं वहाँ लोग हैं 4-4 5-5 साल से सर, इंडियंस बहुत सारे वहाँ पे फंसे हुए अभी भी, मगर कोई नहीं आ पाया है वापस। आपके पिता का भी बहुत अहम रोल रहा है इस पूरे मामले में, शरीफ जी। उन्हें पूरा भरोसा था कि बच्चे मेरे दोनों निर्दोष हैं, यस सर, लेकिन भरोसा होना और सबूत जमा करना दोनों में बहुत अंतर होता बहुत है। फर्क है सर। तो उन्होंने कैसे वो परिश्रम किया और कैसे अब दोनों की बेगुनाही का सबूत जमा किया और फिर जो उसको बाद में भारत सरकार के पास ले जाया गया, उनसे हम एक बार आ जाएंगे तो बात कर सकते हैं उस संबंध में। लेकिन जिस तरह से आप लोग अब आ गए हैं यस सर। यहाँ पर, अब सामान्य से ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन जो धोखे वाली बात है और अपनों से धोखा, उस पर क्या? सर उस पर हम यही करेंगे, किसी पे भी भरोसा मत कीजिए, किसी पर भी नहीं कोई करिए। भरोसा नहीं और कीजिए। किसी का कोई भी कोई- सामान, अगर आपको कोई ये भी बोलते हैं कि नहीं इसमें सिर्फ खाने पीने का सामान है सर, उस पर भी मैं बोलूँगी भरोसा नहीं, क्योंकि वहाँ लोग हैं जिनके केस में लोगों ने सिर्फ खाने पीने के सामान जैसे मिठाई, चॉकलेट्स, उसके अंदर जो चॉकलेट है आप यकीन नहीं करेंगे वो ड्रग्स के शक्ल में था। तो किसी पे कोई ट्रस्ट मत करिए। लोग वहाँ थोड़े से पैसे देने के लिए, लोग यहाँ पे जो मजबूर लोग हैं तो उनको यूज़ करते कि हम तुम्हें 10,000 15,000 देंगे, और वहाँ बेचारी छोटी छोटी एज की लड़कियाँ फंसी हुई हैं सिर्फ 10-10 15,000 के पैसे के उसमें आके उन लोग ने अपनी ज़िंदगी वहाँ पे वो भी खराब इसी तरह की। से फंसे होंगे जी, वो लालच भी में। भरोसा करके किसी ने उनको बोला तुम्हारा थोड़ा सामान है, ये है तो ये ले जाओ, हम तुम्हें 10,000 15,000 देंगे, पूरा सब कुछ फ्लाइट देंगे। वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ ऐसे फंसी। मैं हमारी गवर्नमेंट को बोलूँगी प्लीज़ अगर उनके लिए भी कुछ हेल्प आउट हो सकती है, वहाँ जो लोग फंसे हैं तो प्लीज़ उनके लिए, जैसे हमारे लिए आप लोग ने बहुत किया, मीडिया, हमारी गवर्नमेंट सब ने बहुत हेल्प आउट किया,
प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे जो लोग अभी भी हैं उनके लिए भी थोड़ा हेल्प आउट किया जाए। शारिक के पिता शरीफ जी आ चुके हैं। आपको भरोसा तो था कि बच्चे बेगुनाह हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ भरोसे से काम नहीं चलता है, न्यायालय सबूतों पे चलती है। तो आपने सबूत कैसे इकट्ठा किया और कैसे सबसे पहला जो सबूत था बड़ा वो क्या था जो कैसे मिला आपको? वो सबसे पहला सबूत ही था जब मैं इनके जब अरेस्ट हुए कतर में, तो मैं इनके कतर में इनके लिए मिलने गया, इनसे देखने के लिए कहाँ गए लोग, कहाँ हैं क्या नहीं है। तो जब इन्हें जेल में मुझे मिले तो उन्होंने मुझे कहा कि डैडी बोले मेरे पास मेरा मोबाइल है, उसमें मोबाइल में मेरी सब तबस्सुम के साथ में रिकॉर्डिंग है और उसमें मेरी सब बेगुनाही का सबूत है उसमें। तो जेल वालों ने मुझे उनका मोबाइल और सब बिलोंगिंग जो थे, पर्स, वॉलेट्स और जो भी था उन्होंने मुझे दे दिया। तो फिर जब मैंने वो जब मोबाइल में जब होटल में जाके उसको मैंने सुना तो उसमें उसका बेगुनाही के सबूत थे कि कैसे उसको इन लोग मना कर रहे हैं जाने के कि हम नहीं जाएंगे, फिर भी उसके बावजूद भी उसको इंसिस्ट कर रही कि जाओ, मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, नहीं तो एक दिन की बात है, 2 दिन की बात है, मैंने तुम्हारा टिकट करा दिया, 5 स्टार का रूम करा दिया, ये करा दिया सब। वो ये सब लेकर आप भारत सरकार के पास गए? जी पहले हाँ हम लोग, अरे फिर सब उसको ट्रांसक्रिप्ट बना के और उसकी सब उसमें एप्लीकेशन के साथ में सीडी बनाई, सीडी बना के साथ में सारी एप्लीकेशन के साथ में यहाँ से लेके दिल्ली तक के सब सारी अटैच करी उसमें हमने, गवर्नमेंट को सब दिए, सब जगह पे, पुलिस को भी, एनसीबी को, गवर्नमेंट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को और एमईए को और एमएचए को, सब जगह दी, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी दी। फिर यहाँ जांच बिठाई गई? जी, तो उन्होंने फिर जांच की, तो फिर ये इस पे ये उनको लगा कि बेकसूर है, तो इनके फिर उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू करी उस चीज़ पे। तो जांच में जो जॉइंट डायरेक्टर है एनसीबी के केपीएस मल्होत्रा, उनका भी बहुत अहम रोल रहा है ये सब करवाने में, छुड़ाने में? उनका तो सारा रोल तो उन्हीं का ही है, पूरा रोल उन्हीं का ही है। अगर ये हमारा केस अगर नहीं हाथ मिल गया तो शायद ये इतने जल्द नहीं हो पाता। ये उन्होंने बहुत हेल्प करी और हर चीज़ में उन्होंने, इसके अलावा भी उन्होंने जैसे कतर के एम्बेसडर जो है यहाँ पे, इंडिया के एम्बेसडर कतर में है, उन्होंने उनसे भी बात करके हमारी हेल्प करवाई, वहाँ के कतर के ऑफिशियल्स एम्बेसी के और कतर के जो भी उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, उन्होंने एम्बेसडर को भेज के वहाँ पे हमारे लिए अटॉर्नी जनरल से मिले एम्बेसडर, बहुत हेल्प करी उन्होंने मल्होत्रा साहब ने हमारी। जो आपकी बहन लगती हैं, तबस्सुम का जो ड्रग नेटवर्क था उसको भी उन्होंने उजागर किया, निज़ाम कारा को भी पकड़वाया काफ़ी। तो वो भी बहुत ज़रूरी था कि असली अपराधी मिले तभी जो पकड़े गए हैं बेगुनाह है उनकी बेगुनाही साबित हो सकती है। हाँ, निज़ाम कारा को भी उन्होंने फिर निज़ाम कारा ने दोबारा एक चीज़ में पकड़ा उसको, बेल मिलने के बाद भी दोबारा उसको पकड़ा। उसकी वाइफ, पूरा उनका सिंडिकेट था, यहाँ से लेके हिमाचल से पूरे यहाँ से लोकल भी माल वो सप्लाई करती थी और इंटरनेशनल भी, जैसे हमारे बच्चों को जैसे उन्होंने भेजा है वैसे और कोई भेज चुके हैं उन लोग। उनका नेटवर्क बहुत वास्ट था, मतलब इस चीज़ में इनका काम ही यही था कि कपल को ढूंढना और नए शादीशुदा को जोड़ों को भेजने के काम कराना। ये तो जब ये दोनों वहाँ गिरफ्तार कर लिए गए और फूफी ने ही भेजा था तो, और आपको पता चला तो आपको तो शक सीधे उन्हीं पे गया होगा। तो तब आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, उन्होंने तब क्या कहा था या मिली या नहीं? उन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं मालूम है कि क्या था इसमें, निज़ाम ने डाला होगा, मुझे नहीं मालूम है। ये निज़ाम ने तो मुझे बोला था इसमें जर्दा है, लेकिन निज़ाम ने डाला होगा, मुझे पता नहीं इसके बारे में कि उसने ये डाल दिया होगा। तब आपको उनका इतिहास पता नहीं था कि वो क्या करते हैं? बिल्कुल पता नहीं था कि क्या है, बस ये पता था कि तंबाकू का ये प्रभाव किसी में करती है अपने भाई मिल के साथ में, बाकी मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था, इसके बारे में क्या है क्या नहीं है वो भी नहीं पता था। कहते हैं अंत भला तो सब भला, तो ये कहानी शारिक और ओनिबा की यही है कि अंत तो भला हुआ, लेकिन जिस तरह से इसमें धोखा हुआ है अपनों से ही, वो शायद ही कभी कोई भूल पाए और हमेशा ये दूसरों के लिए सीख होगी कि किसी पे भरोसा न करें। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।